नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। और एजेंडे में आज हम बात करेंगे ट्रंप मोदी की कूटनीति की। सवाल ये कि क्या इस पर बदल जाएगी ट्रेड डील की रणनीति? प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्यों बदल गए ट्रंप के सुर? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप का भारत के प्रति अचानक नरम पड़ना वैश्विक राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। जिन ट्रंप ने कभी भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया और भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था, वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार व्यक्ति और दोस्त बता रहे हैं। ये बदलाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं रणनीतिक मजबूरी का संकेत देता है। क्या है वजह? इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कभी भारत की कूटनीतिक ताकत का वैश्विक ऐलान, कभी भारत पर टैरिफ की मार, तो कभी अर्थव्यवस्था को लेकर तंज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले मंच से तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि भारत की सधी हुई कूटनीति और बदलती वैश्विक ताकत का परिणाम माना जा रहा है। दरअसल स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप का ये बयान है कि हम भारत के साथ एक अच्छी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी नीति नहीं बदली। भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय हित किसी भी बाहरी दबाव से ऊपर है। इसकी एक वजह पीएम मोदी की रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद का संकेत भी माना जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयानों और रुख में जो हल्कापन दिखा, उसे पीएम मोदी ने समय रहते भांप लिया। भारत ने उसी के अनुरूप अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक तैयारी तेज कर दी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को यह एहसास हुआ कि भारत अब केवल एक उभरता बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का अहम स्तंभ बन चुका है। इसकी एक दूसरी वजह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से अमेरिका की चिंता भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिका की दिग्गज प्राइवेट इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप के को-फाउंडर डेविड रूबेनस्टीन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये आकलन केवल आर्थिक आंकड़ों पर नहीं, बल्कि भारत की स्थिर राजनीति, तेज विकास दर और विशाल उपभोक्ता बाजार पर आधारित है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA से लगा है। मदर ऑफ ऑल डील कहे जा रहे इस समझौते के दायरे में करीब 2 अरब आबादी और दुनिया की लगभग 25% GDP आएगी। अमेरिका जानता है कि यूरोप का भारत की ओर झुकाव उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक भरोसे का प्रमाण है। भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। ऐसे में ट्रंप का सुर बदलना किसी व्यक्तिगत पसंद का नहीं, बल्कि कूटनीतिक मजबूरी का परिणाम है। ट्रंप का बदला हुआ रुख इस बात का संकेत है कि वैश्विक शक्ति संतुलन धीरे धीरे एशिया, खासकर भारत की ओर झुक रहा है। पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता, स्पष्ट विदेश नीति और आर्थिक मजबूती ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी अपने सुर बदलने को मजबूर हैं। भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर की हरियाली पर साल भर से डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें ये एहसास करा दिया कि भारत के इस ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से कोई समझौता नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति 1 साल पूरा कर लिया है, लेकिन इन 365 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब ट्रंप ने अपने टैरिफ वेपन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश न की हो। ट्रंप को एक ही उम्मीद थी कि भारत अपनी कृषि और डेयरी क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोले, ताकि वो अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड उपज को यहाँ बेच सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रीनलैंड यानी कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कमर कस रखी थी। लिहाजा ट्रंप की धमकियों का असर नहीं पड़ा। ये वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 1965 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी कि यदि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रोका तो वो भारत को गेहूं देना बंद कर देगा। तब शास्त्री जी ने कहा था कि बंद कर दीजिए। लिंडन जॉनसन की बदतमीजियों के बाद भारत ने हरित क्रांति का सूत्रपात करके उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। ट्रंप का टैरिफ खेल पहली बार नहीं है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत लोकल प्रोडक्शन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2018 में भारत से स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में भारत ने अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम पर जवाबी ड्यूटी लगा दी। आखिर में अमेरिका को ही झुकना पड़ा। जो बाइडेन ने सितंबर 2003 में एल्युमिनियम स्टील ड्यूटी को वापस लेकर अमेरिका की गलती सुधारी।
इस भूल सुधार के बाद भारत ने भी सितंबर 2023 में अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम सहित वहां के 8 उत्पादों पर लगाई गई ड्यूटी को वापस ले लिया। इन 5 वर्षों के दौरान भारतीय बाजार में अमेरिका को बड़ा झटका लगा था। अमेरिका की जगह ईरान, तुर्की, इटली, चिली और न्यूजीलैंड प्रमुख सेब निर्यातक के रूप में भारत में उभरने लगे थे। इस चिंता में अमेरिका को भारत की बात माननी पड़ी। कुछ इसी तरह की कश्मकश में इस समय डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर कई देश उनका विरोध कर रहे हैं। अपने बयानों से वो खुद कई बार घिरे हैं। इधर भारत के साथ कृषि और डेयरी उत्पादों की डील से उन्हें कुछ हाथ नहीं लग रहा। ऐसे में एक बार फिर भारत और पीएम मोदी की दोस्ती की दुहाई देना ट्रंप की मजबूरी बन गया है। लेकिन क्या इसके पीछे भी ट्रंप की कोई सोची समझी साजिश है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप दोस्ती के साथ कब दुश्मनी पर उतारू हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो ट्रंप और मोदी की कूटनीति क्या ट्रेड डील की रणनीति को बदल देगा? ट्रंप ने जो मोदी की तारीफ की है उसके आखिर क्या मायने निकाले जाएं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता हैं खेमचंद शर्मा। शर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं डॉक्टर पवन डोंगरे जी। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत। विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम तिवारी जी। अनुपम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ अश्विनी राणा जी। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं निपुण आलम बयान जी। निपुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत अनुपम जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। देखा जाए अगर बयानों को, तो ट्रंप के पैटर्न कुछ इस तरीके के ही होते हैं। पहले तारीफ कर दो और उसके बाद टैरिफ की गन दिखाने लगो, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं वो। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बेहतर दोस्त बताया है, एक बेहतरीन राजनेता बताया है, तारीफ कर रहे हैं वो, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या वो डर गए हैं? क्या वो चाहते हैं कि भारत कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के लिए अपना बाजार खोल दे और इस तारीफ से ये खुल भी जाएगा? सर, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ठीक। और उनकी बातें फेस वैल्यू पे लेना और उसके अपने अपने मायने निकालना, ये अब कोई भी इसकी कोशिश भी नहीं कर रहा। सबको ये लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे, किसी करवट बैठेंगे, ये कोई नहीं जानता है। और उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर ही दी है, और उनके जो नए नए खुलासे भी हो रहे हैं उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको कि अपने फायदे के अलावा कुछ और दिखता नहीं है। चाहे वो ग्रीनलैंड का मसला हो, चाहे वो वेनेजुएला का मसला हो, या फिर ईरान का मसला हो, हर जगह पर एक जबरदस्ती की धौंस उनके मामले में दिखाई देती है। और भारत के मामले में भी ये धौंस दिखाई दी थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो इस तरह की बयान देते रहे, जिससे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपमान सहना पड़े। लगभग इस तरह की बातें वो करते रहे। अब ये जो वो उन्होंने पलटी मारी है, वो क्यों मारी, उसके हमें उसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दावोस में थे, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही थी। उसके जस्ट पहले उन्होंने बहुत ताकत के साथ अमेरिका ने यूरोप को बुली करना शुरू किया था और तमाम देशों को धमकाना ग्रीनलैंड के मसले पर चालू कर दिया था। उनको ये लग रहा था कि उनकी ये धौंस वहां पर काम आ जाएगी, लेकिन WEF में कई सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने डोनाल्ड ट्रंप को वहीं पर आईना दिखा दिया। और कार्नी का भाषण, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनका भाषण तो लाजवाब था। और उन्होंने सीधे सीधे जो एक अमेरिकन बेस्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है, जिसका सरमाया अमेरिका होने की घोषणा करता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क मार दिया। तो अब आप समझिए कि वो धौंस वहां पर नहीं चली, तो अपने आप को कुछ माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और जो प्रेस है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उन्होंने फिर से भारत का मसला वहां पर उठाया और ये कहने की कोशिश करी कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं, और इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। तो इसको आप समझिए कि वो वहां से लोगों को, अपने ध्यान को, अपने देशवासियों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते थे और उसको फिर से भारत की तरफ मोड़ना चाहते थे। अब यहाँ पर ये तो हो गई उनकी बात। भारत को इससे क्या समझना चाहिए, जैसा आपका क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत ही सुस्त तरीके से सही, लेकिन कुछ सही कूटनीति कर रहा है। सुस्त मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उतना भारत की जो कूटनीति है वो उतनी एग्रेसिव दिखाई नहीं पड़ती, जैसे कि आज ही 2-4 दिन में हमें दिखा डेनमार्क की कूटनीति हुई, या कनाडा की कूटनीति हुई, यूनाइटेड किंगडम की हुई, या फिर फ्रांस की तरफ जो चीज दिखाई गई है। भारत इन जैसे बिहेव नहीं कर रहा है। भारत ने बहुत ही सहमे हुए ढंग से कुछ आक्रामक रवैया अपनाया है,
लेकिन इसको आक्रामक भी नहीं कहा जा सकता। ये दरअसल कुछ बैक चैनल में बातचीत करने की कोशिश करी जा रही है और शायद उसमें कुछ सफलता मिली है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि WEF में जब एक बात आई कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने की बात कर रहा था, तो उसका भी यहाँ से हमको आशा निकलता है कि अमेरिका को ये भी लगने लगा कहीं हम छूट तो नहीं जा रहे पीछे और भारत को बुली करने के चक्कर में हम अपना ट्रेड का नुकसान तो नहीं करने जा रहे हैं। तो अमेरिका एक व्यापारिक देश है, हमेशा अपने व्यापार के बारे में सोचेगा और उस व्यापार के बारे में ही वो कभी भारत को धमकाता हुआ दिखाई देगा, कभी भारत का दोस्त बनने की नाटक करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भारत को अब कम से कम अब समझ जाना चाहिए कि अमेरिका जैसे को आप तो फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, आपको उनसे अपने हित साधने हैं। ये वो जमाना नहीं रहा जब आप ये घोषणा करें कि हम अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारे पर्सनल रिलेशन है, वो समय बीत चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सोवरेनिटी, अपने देश की संप्रभुता की बात करनी पड़ेगी और अपने ही फायदे की बात सोचनी पड़ेगी। अमेरिका से हमको सीखना चाहिए और शायद धीरे धीरे से ही भारत को ये बात समझ में आई, तो भारत ने अब कूटनीतिक तौर से, व्यापारिक तौर पर अपनी लामबंदियां शुरू करी हैं। EU के साथ ट्रेड डील इसका एक बड़ा उदाहरण जो होने वाली है। न्यूजीलैंड के साथ अभी ट्रेड डील हुई जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, वो भी एक अच्छी ट्रेड डील थी। तो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बदल रही हैं और विश्व बदल रहा है और इस बदलती हुई व्यवस्था में भारत को अपनी जगह तलाशनी पड़ेगी। और भारत शायद अब उस तरफ चल पड़ा है, देर से ही सही लेकिन चल पड़ा है, अपनी जगह तलाश रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैं अभी भी कहूंगा बहुत ज्यादा कुछ प्रेडिक्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि वो कब क्या और कहां कहे जाएंगे कोई नहीं जानता है। ठीक है, भारत सरकार विदेश मामलों में काफी सुस्त चल रही है लेकिन धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ा रही। ठीक है अनुपम जी, आऊंगा वापस से। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, ठीक है अश्विनी जी, जैसा कि अभी अनुपम जी भी कह रहे हैं कि भले हम थोड़ा सुस्त चल रहे हैं लेकिन ठीक चल रहे हैं, और ये साबित भी करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर भारतीय बाजारों में अपनी जगह बनानी है तो इस तरीके के रवैये अपनाने होंगे। टैरिफ की गन दिखाकर तो यह संभव नहीं हो पाएगा। अमेरिका चाहता है कि कृषि और डेयरी के लिए भारतीय बाजार खुल जाएं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, लेकिन भारत अपने हितों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करने वाला। और ये सारा जो माहौल बन रहा है, जैसे अनुपम जी भी कह रहे हैं कि डबल में जो कुछ हुआ और यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौते की बात चल रही है, इससे पहले ब्रिक्स था मामला भी सामने आ रहा है कि डिजिटल करेंसी की बात चल रही है, डॉलर का अस्तित्व जो है दिखता है। तो ये सारी चीजें ये बात एक उनके लिए एक मुश्किल पैदा कर रही है और उनको लगता है कि भारत से डील जितनी जल्दी हो जाए कर लें, लेकिन वो दबाव बनाना चाहते हैं भारत पर। वो बनेगा नहीं कि भाई हम जो है भारत के जो हित है उसको भारत अनदेखी नहीं करेगा। डील तो यूएस को करनी पड़ेगी और वो डील होगी, लेकिन भारत के टर्म्स एंड कंडीशन पर ही होगी। और यूएस कभी नहीं चाहेगा कि जो भारत के साथ उसका व्यापार का समझौता है उसके पीछे हटे, क्योंकि जो टैरिफ का धमकी देकर उनको लगता था कि भाई हम दबा लेंगे, वो उसमें सफल नहीं हुए हैं। उसके बाद 500% की 200, सुबह शाम रोज उनकी चीजें बदलती रहती है, लेकिन उसमें हुआ नहीं है। तो इसलिए अल्टीमेटली जो है मुझको लगता है कि डील जो है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा चीज का जो है नहीं चलाया जा सकता। अच्छा अश्विनी जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा। अमेरिका चाह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो उपज है वो भारतीय बाजार में बेचना वो शुरू हो जाए, ताकि जो अमेरिका के उद्योगपति हैं, जो किसानों ने फायदा होने लगे। क्योंकि अभी किसानों की क्या स्थिति है वो सीधा वॉशिंगटन तक पहुंच गए, उनकी आवाज। तो कहीं ना कहीं ट्रंप इस बात को लेकर सोच में जरूर पड़ गए हैं। लेकिन क्या अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड उपज भारतीय बाजार में बिकती है अगर और आती है तो आर्थिक तौर पर क्या असर होगा? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि भारत उसके लिए एग्री होगा। कारण क्या है कि वो भारत के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी यूएस का दखल जो है वो भारत नहीं चाहेगा। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि वही भारत उसके लिए एग्री होगा। हालांकि उसका दबाव यूएस का रहेगा उस पर, लेकिन भारत उसके लिए एग्री नहीं करेगा। और टैरिफ को लेकर जो धमकियां दी जा रही थी उससे तो हमें ज्यादा कुछ ऐसा खास असर पड़ा नहीं। तो अब ये दबाव भी अगर अमेरिका डालता है, आप देखिए
कि 9 से 10% हमारा एक्सपोर्ट दिसंबर तक बढ़ गया टैरिफ पे धमकी और टैरिफ लगाने के बाद भी। क्योंकि दिक्कत यूएस के लोगों को हुई है, जो वहां इन्फ्लेशन हुआ है यूएस में ही हुआ है। तो इस समय ट्रम्प जो है सब तरह से घिरे हुए हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं कि जो वेनेजुएला में कर लिया या ईरान के ऊपर धमकी दे रहे हैं, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, कि जो नवंबर में उनको इलेक्शन फेस करना है उससे पहले वो चाहते हैं कि मैं एक इस प्रकार का पर्सनालिटी यूएस में बन के दिखाऊं कि मैं ही हूं। और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, यूएस के बारे में उनको चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने जो व्यवसाय है उसकी ज्यादा चिंता है। यूएस उनके लिए सेकेंडरी थिंग है, कहते हैं वो यूएस फर्स्ट, लेकिन वो अपने बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। और इसके अलावा आपसे एक बात मैं और समझना चाहता हूं राणा साहब, कि अमेरिका भले ही चाहता है, क्योंकि उसका व्यापार आगे बढ़ाना, अमेरिका काइंड ऑफ देखा जाए तो व्यापारिक देश है, व्यापार के चलते वो दुश्मनी भी ले लेता है, व्यापार के चलते वो तारीफ भी कर देता है। अब चूंकि हमारी भी तैयारी है, प्रधानमंत्री मोदी ये तैयारियां कर रहे हैं कि भारतीय निर्यात 500 अरब डॉलर 2030 तक हो जाए। अगर अमेरिका के लिए भारतीय बाजार नहीं खुलता है तो क्या ये टारगेट हिट करना आसान होगा हमारे लिए? उसके लिए देखिए, आप यूरोपियन यूनियन के साथ तो समझौता आपका होने वाला है, और बाकी उसके लिए तैयारी भारत की सरकार ने क्या रखी है कि और जो देशों के साथ हमारी डील चल रही है, और इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो खुला हुआ है। मतलब यूएस के साथ हमारा कितना व्यापार है, बहुत कम हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो यूएस से हट भी जाता है तो मुश्किल यूएस की होने वाली है, क्योंकि उनको जो भारत की एक बड़ी मार्केट मिली हुई थी वो उनसे छीन सकती है। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा है, 80% से ज्यादा का विश्व का जो अभी तक अनटच था, वो भारत के लिए खुलेगा तो भारत का व्यापार निश्चित रूप से वैसे ही बढ़ जाएगा। इसलिए भारत को बहुत ज्यादा टैरिफ और इसकी धमकी से, इसलिए आप देख रहे होंगे कि भारत की सरकार की तरफ से कोई रिएक्ट सरकार की तरफ से उतना नहीं हो रहा। अनुष्ठान जी कह रहे थे कि भाई हम एग्रेसिवली नहीं, हम एग्रेसिवली उसको क्यों दिखाए? वो जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उस स्तर पर जाकर हमारे देश की सरकार, मुझे नहीं लगता व्यवहार करना, वो सुबह शाम अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिकली एक अलग तरीके से सरकार जो है, सरकार के जो लोग हैं वो उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भारत को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निपुण जी सुन पा रहे हैं? निपुण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? निपुण जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी सुन पा रहा हूं। ठीक है निपुण जी, अभी अश्विनी जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि ट्रंप के बयानों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा उनकी जो पोस्ट धड़ाधड़ आ रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, उसके बाद खुद ही पोस्ट भी करते हैं कि मेरी बातों को सीरियसली बिल्कुल भी मत लीजिए। उसके बाद फिर से पोस्ट कर देते हैं कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, मैंने इतने सारे देशों में लड़ाइयां रुकवा दी। अभी उसके बाद टैरिफ की गन दिखाने लगते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर देते हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, हम आज उस अमेरिका को देख रहे हैं जो अमेरिका अपने आप को हेजोनोमस बनाना चाहता है, और वो कहीं ना कहीं ये मानता है कि मैं अब हेजोनोमस नहीं रहा हूँ, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है। उस वर्ल्ड में मुझे अमेरिका को फर्स्ट करना है और अमेरिका को सेकंड भी करना है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सिंपल सी एक सोच है, थिंकिंग है, और उसके लिए वो बहुत ही अग्रेसिव होगा, जिसको हम कहते हैं ना फ्रंट फुट का खेलना। यानी कि वो एकदम रिस्क लेने की एकदम क्षमता उसमें बढ़ा दी है। और इसको हमको देखते भी है कि उन्होंने जो डिफेंस अपनी मिनिस्ट्री थी उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया बनते ही। तो ये बात क्लियर है कि अमेरिका जो है बहुत अग्रेसिव स्टांस लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि दुनिया के सारे देश हम देखें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाते हैं कि दुनिया केवल पैसे से नहीं चलती है, दुनिया के लिए प्राइड भी बहुत कुछ होता है। और कई देश हम ऐसे देखेंगे जो अपनी प्राइड के लिए संघर्ष किया, और भारत को तो एक लंबा इतिहास रहा है जहां पर हमने पैसे की बात नहीं की है, केवल अपने प्राइड के लिए हम लोग जिए हैं। अब जब ऐसे में ईयू आपके लिए इस प्रकार के वर्ड यूज कर रहा है, ईयू ये कहता है कि भारत जो है इंसेबल में हमारे लिए है, यानी कि हम भारत के बिना अब चल नहीं सकते। इस प्रकार के शब्द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के लिए यूज तभी करता है। हालांकि मैं मानता हूं नथिंग इज द परमानेंट,
लेकिन ईयू का इतना ज्यादा भारत के साथ जुड़ना और भारत के साथ बहुत उत्साहित होकर डील करना, ये कहीं ना कहीं। और दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईयू ने ये कहा है अमेरिका को, हम अपनी डील सस्पेंड कर रहे हैं, हम बाद में देखेंगे। होता क्या था आज तक कि यूएस कहता था कि मैं सस्पेंड कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम ईयू ने कहा सस्पेंड कर रहे हैं, पहले भारत के साथ हम डील करेंगे, बाद में हम आपको देखेंगे। तो जो ये एटीट्यूड ईयू का आया, यानी कि यूरोप का आया, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को सोचने में मजबूर किया। और आप देख भी रहे होंगे लगातार, अभी जो ईयू की प्रेसिडेंट है वो भारत आने वाली है 26 जनवरी को। हो सकता है कि हमारी डील फाइनल हो भी जाए, जिसको मेगा डील कहा जा रहा है। अगर वो डील हो जाती है, उन्होंने कहा कि ये जो डील होगी ये 2 बिलियन लोगों के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। यानी कि एक करीब 140 करोड़ हमारे और 60 करोड़ आप देखें तो पूरे यूरोप के, उनके लिए बेनिफिट वाली होगी। तो मुझे लगता है कि जो उस तरह का प्रेशर है, चाहे वो ग्रीनलैंड को लेकर क्रिएट किया और जिस तरह से ईयू के लोगों ने सामने खड़े हुए, चाहे वो छोटा ही सिंबॉलिक फोर्स थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खड़े हुए। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टांस को चेंज करने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका इस बात से प्रभावित होकर कि भारत के साथ ईयू डील कर ली है। और देखिए डेफिनेटली है, अगर ईयू पहले डील करता है तो ईयू के प्रोडक्ट हमारे यहाँ आएंगे, हमारे प्रोडक्ट ईयू में जाएंगे। तो अगर जाएंगे तो अमेरिका को अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी, ईयू की मार्केट पहले बन जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को सोचते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के 145 करोड़ लोगों की जो मार्केट है वो हमारे यहाँ से छिटक जाए, तो उसको देखते हुए उनका स्टांस जो है लगातार चेंज हो रहा है। और देखिए एक बात सिंपल जानिए, आज भारत वो पहले वाला भारत नहीं है कि आज भारत को कोई आपका इग्नोर कर दे, क्योंकि 8.2 ग्रोथ वर्ल्ड में किसी के नहीं है। आज भारत के पास वो ग्रोथ है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस बात को प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन जैसे ही ईयू ने झटका दिया तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जी को मुझे लगता है महसूस कर रहे हैं कि हमसे बड़ा ब्लंडर ना हो जाए, गलती ना हो जाए। और मैं फिर कहूंगा कि अमेरिका अभी भी स्टांस वही रखेगा, हमको बहुत सोच समझ के, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही केयरफुली अमेरिका के साथ आगे बढ़ना होगा। तो क्या हमारी ये पूरी पहले से ही रणनीति थी और इसी रणनीति के तहत भारत सरकार आगे बढ़ रही थी और यही रणनीति मजबूर करती है ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए? देखिए, हम वो देश हैं जो आज एक सॉफ्ट पावर की तरह, यानी कि एक सॉफ्ट पावर जो कंट्री होता है वो बिहेवियर करता है इसी तरीके से। अमेरिका लगातार कुछ से कुछ, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, लगातार हमने देखा हमारे यहाँ पर कि पीएम मोदी ने सीधे जवाब नहीं दिया, पीएम मोदी ने सीधे जवाब नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह रहे, हमने जवाब रिप्लाई नहीं दिया। हमने करके दिखाया, ईयू के साथ हमने डील करके दिखाई, हमने और देशों के साथ डील करके दिखाई। ये इम्पैक्ट जो है, यानी कि आपकी लाठी नहीं, आपकी लाठी का असर दिखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे थे, लाठी मारने की कोशिश कर रहे थे, उसका असर क्या हुआ, 0 मिल गया ईयू के ऊपर। भारत के ऊपर आपका शून्य हो गया स्थिति। भारत का कोई भी रिप्लाई इस तरह का नहीं था, लेकिन भारत ने ईयू के साथ फाइनली डील करके दिखा दी है। अभी आप देखें, जो ईयू की प्रेसिडेंट भारत आने वाली है, चेयरमैन आने वाली है, उन्होंने अभी कल या परसों ईयू की जो पार्लियामेंट उसको उन्होंने एड्रेस किया और एड्रेस करते हुए बोला कि हम मेगा डील करने जा रही है भारत के साथ में, जो 2 बिलियन लोगों के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। तो मुझे लगता है कि जो ये हमने दिखाया करके, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी डिप्लोमेसी, बहुत बातें उठ रही थी, डिप्लोमेसी ये वो, लेकिन भारत ने करके दिखाया। और स्ट्रेटजी कह लीजिए या हमने कह लीजिए ना कि शांति से करके खाना, बहुत हल्ला नहीं करना, पीसफुल्ली ठंडा करके खाने वाली स्थिति, तो वो स्थिति हमने काम किया। उसका रिजल्ट आप देखिएगा बहुत जल्दी ही, फरवरी में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया निपुण जी। खेमचंद जी का मैं रुक कर लेता हूँ। खेमचंद जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, नमस्कार। खेमचंद जी, निपुण जी का कहना है कि लाठी ऐसी मारिए कि आवाज भले ही ना आए, लेकिन दर्द बकायदा होना चाहिए, और वो दर्द हमने दिया भी है। तो क्या इसके चलते अब हम पूरे तरीके से तैयार हैं? अब चूंकि लाठी तो हमने घुमा दी है, हमने अपना रुतबा दिखा दिया है अमेरिका को भी और पूरे दुनिया को भी, लेकिन अब आगे व्यापार भी करना है। अगर टैरिफ की स्थिति बनती है तो क्या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं? देखिए, अगर इंटेंट है, अगर आप कमिटेड हो, अगर नेतृत्व मजबूत है, सशक्त है, तो आप अपने देश के लिए जो चाहते हो वो कर सकते हो। सामने वाले आपको झुका नहीं सकते, आपको तोड़ नहीं सकते, आपको मोड़ नहीं सकते। टेम्परेरी इम्पैक्ट हो सकता है, हुआ भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरी साल का जब ऑन एन एवरेज निकली तो ना हमारे एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आया, ना सर्विसेज पे इम्पैक्ट आया, ना हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया।
टेम्परेरी अगर कोई बड़ी शक्ति कुछ स्टेप लेती है तो उसका थोड़ा फर्क पड़ता है, वो पड़ा भी। लेकिन भारत ने अपने रिलेशन मिडिल ईस्ट के साथ बेटर किए, यूरोप के साथ बेटर किए, और देशों के साथ बेटर किए, और इकोनॉमी के साथ, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और अपनी मार्केट को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करके और बढ़ाने का काम किया। अब यूएस ऐसा नहीं है, अब इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। कुछ चीजों पे अगर हम यूएस पे डिपेंडेंट है तो यूएस भी हम पे बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। अब आइसोलेशन में वो टैरिफ सबके साथ ऐसा नहीं, वो भारत के साथ भी खेल रहे हैं, यूरोप के साथ भी खेल रहे हैं, अपने जो उनके मित्र देश है उनके साथ भी खेल रहे हैं, वो फ्रांस को भी धमका रहे हैं, वो कनाडा को भी धमका रहे हैं, वो जिसको भी चाहते हैं वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अमेरिका को भी पता चल गया है कि भारत को दबाया नहीं जा सकता। आज भारत के साथ डील की जा सकती है, के साथ की जा सकती है। भारत एक तरफा भी डील नहीं करता। भारत ऐसा भी नहीं है कि भारत उनको अमेरिका को दबाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, लेकिन इट शुड बी द विन विन। अमेरिका ये सोचे कि नहीं हम वन साइडेड अपने फायदे के लिए, तो बात मानने वाला नहीं है। हम उनकी नैतिकता समझ में पर आ भरोसा गया रखते हैं। तभी आप देखेंगे कि अब उनके बयान आ रहे हैं कि भारत के साथ बहुत अच्छी डील करने वाले हैं। तो जो वन साइड डील करने का प्रयास किया गया था वो समय निकल गया, और 140 करोड़ भारतीयों ने जो सरकार का साथ दिया, और सशक्त नेतृत्व जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है, उसने इस जो हम कहते हैं कि ऊंच नीच का उतार चढ़ाव का जो समय था उस समय बाहर निकाला, टर्बुलेंस टाइम से बाहर निकाला, और हमारी इकोनॉमी सही रास्ते पे है, सही स्पीड से आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में हम बहुत अच्छा करेंगे और बेटर करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले खेमचंद जी, अश्विनी जी जिक्र कर रहे थे जो खेत और कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर अमेरिका जो है वो भारतीय बाजार की तलाश कर रहा है, एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अश्विनी जी का कहना है कि बहुत कम आसार हैं ऐसे कि ऐसा हो, लेकिन अगर नहीं होता है तो भारतीयों के लिए अमेरिका भी बहुत बड़ा बाजार है, और अगर वो बाजार ओपन नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो लक्ष्य भी डिसाइड किया है भारतीय निर्यात को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का 2030 तक। ये कैसे संभव होगा? नहीं, संभव है, संभव होगा। हम लोग अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहे हैं, और दूसरा हमारी जो सरकार है वो कमिटेड है, पूरा रोड मैप है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में कोई जबरदस्ती से अपनी एंट्री कर सकता है, जो दोनों देशों के लिए सही है। तो हमारे किसानों के लिए हम जानते हैं, क्योंकि हमारे किसान डायरेक्टली अमेरिकन किसानों से कम्पीट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे छोटे किसान हैं, हमारे यहाँ पे मजदूरी के थ्रू काम होता है, हमारे यहाँ पे मैनुअल काम होता है, वहाँ पे मशीनों के थ्रू काम होता है। वहाँ बड़े किसान है, बड़ी जमीन है, जो मशीनों के थ्रू काम हो रहा है, बड़े किसान है, तो उनसे भारतीय किसानों की तुलना हो ही नहीं सकती। और कुछ चीजें वो उन्होंने मॉडिफाइड की हुई है। हमारे यहाँ पे सेंसिटिव चीजें हैं, हमारे यहाँ पे धर्म का भी इशू है। अब आप गायों को कुछ चीजें ऐसी मिला के खिलाओगे और फिर बोलोगे कि उस दूध का उपयोग करो, तो वो भारत में नहीं चलेगा। भारत में भारत परंपरा के अनुसार जो चीजें परमिटेड है, हम मित्र देश के नाते उनका उपयोग भी करेंगे, उनको इंपोर्ट भी करने का परमिट करेंगे, लेकिन वो चीज जो हमारी परंपराओं के अनुसार है, हमारे लिए बराबरी के अनुसार है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी संस्कृति को खराब नहीं करेंगे, उनके साथ उन चीजों में डील जरूर होगी। लेकिन जो खराब करने वाली है, मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत उस पर झुकेगा नहीं। भारत म्यूचुअल बेनिफिट में जरूर डील करेगा। भारत वन साइडेड डील कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, और ये भी संदेश तो हमने दे ही दिया है कि हम किसी भी तरीके से अब झुकने वाला नहीं है। टिट फॉर टैट की स्थिति बनी रहेगी हमारे साथ। ठीक है, पवन जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है पवन जी, आप थोड़ा देरी से जुड़े, बहुत सारे मेहमानों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो है अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने जो तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी की, वो अपने आप को दोस्त बता रहे हैं, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ये वही हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत को दबाने की बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे कि दोनों देशों का युद्ध मैंने रुकवा दिया है, मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। उसके बाद फिर अपनी बात से भी पलट जाते हैं। तो इस तरीके की बातें अक्सर सामने आती हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो पोस्ट सामने आते हैं अब बहुत सारे स्तर पर लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये जो तारीफ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, भारत में एक कहावत है कि बंबई की बरसात और देश में और दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की बात, ये दोनों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, वो कब किस करवट बैठ जाए और कब क्या बोल दे, उसका कोई तोल मोल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रॉपर बिजनेसमैन है, जिनका भारत के साथ में कई वर्षों से संबंध है। वो राजनीति में भले ही बाद में आए हो, लेकिन ट्रंप टावर्स इंडिया के अंदर हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर कई सालों से यहाँ पर है। वो इंडिया के बिजनेस को भली भांति समझते हैं।
वो जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही पोटेंशियल कंट्री है। इंडिया के अंदर अगर बिजनेस रिलेशंस रहे तो पूरे वर्ल्ड में उनका प्रभाव और ज्यादा रहेगा और उसको बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि लोक संख्या वाइज भी अगर देखा जाए तो भारत ये वर्ल्ड में लोक संख्या में बहुत अग्रसर और आगे है। उसके साथ ही साथ में हमारे जो कैपेसिटी ऑफ बाइंग या कैपेसिटी ऑफ सेलिंग है उसका भी कोई मोल और तोड़ नहीं है। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ये इस तरीके के हथकंडे यूज करते हैं कि भाई जिससे भारत उनके प्रति प्रभावशाली रहे, उनसे ज्यादा मतलब उनको बिजनेस दे या फिर वो भारत से ज्यादा बिजनेस ले, यही उनकी अपेक्षा है। तो ये सारी चीजों के चलते हुए डिप्लोमेटिक बिहेव करना, कभी तारीफ करना और कभी अगर वर्ल्ड की तरफ खुद का पावर दिखाने की जरूरत पड़े तो ऑपरेशन सिंदूर के समय बताना कि युद्ध उन्होंने रोका है। ऐसी कई घटनाएं डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। मैं तो पवन साहब, इन सब के पीछे भारतीय सरकार की रणनीति ही तो है और प्रधानमंत्री मोदी का जलवा, जिस वजह से वो उन्हें अपना दोस्त बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति है वैश्विक पटल पर, वो बेहतरीन साबित हो रही है। देखिए, पॉलिसीज डेफिनेटली इंडिया की अच्छी है, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पलटी मार के बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन बायर्स और इंडियन पीपल, हमारे भारतीय लोग जो है वो वर्ल्ड में इनका कोई तोड़ नहीं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये भली बात ही जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर भारत के साथ में संबंध इनके खराब हुए तो वर्ल्ड में नुकसान इन्हीं का होने वाला है। इसके लिए वो नुकसान भी नहीं होना देना चाहते हैं और भारत को संभाल के रखना भी चाहते हैं और टाइम टू टाइम भारत को आग भी दिखाते हैं, ताकि जो उनका दबदबा है, आर्टिफिशियल दबदबा, मैं कहूंगा कि वो एक बहुत ही सॉलिड बिजनेसमैन है पॉलिटिशियन से ज्यादा, जो अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट करके रख रहे हैं और भारत से बिजनेस की अपेक्षा उनकी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो दबाव तंत्र के अंदर वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये उनका गलत है। डेफिनेटली इंडियन पॉलिसी स्ट्रांग है और आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया पोटेंशियल कंट्री उनको दूसरा और कोई नजर नहीं आ रहा है। चाइना एक्सपोर्ट करने में एक नंबर है लेकिन इंपोर्ट नहीं करता है। इंडिया इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो इंडिया एक मोस्ट पोटेंशियल कंट्री है जिसको डोनाल्ड ट्रंप संभाल के रखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत की सरकार की सफलताएं भी है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। तो नो डाउट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेटिक बिहेव कर रहे हैं। तो भारतीय सरकार की सफलता भी है। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। अनुपम जी का मैं रुख कर लेता हूं। अनुपम जी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर ही ट्रंप बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड को लेकर हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, तमाम तरीके की सुर्खियों में डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अभी जो उन्होंने तारीफ की है, ये सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति है कि आने वाले वक्त में भारतीय बाजार उनके लिए खुल जाए, उनके किसानों, उनके व्यापारियों के लिए खुल जाए, इसलिए तारीफ करना, पहले मस्का लगाना है। देखिए, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक खांटी बिजनेसमैन, और आप ये देखेंगे उनकी एक प्रवृत्ति भी रही है, जो व्यक्ति उनके सामने तन के खड़ा हो जाता है, अपने रीढ़ के साथ खड़ा हो जाता है, उनकी बात का जवाब देता है या फिर अपने एक्शंस ऐसे दिखाता है, उसके सामने वो सरेंडर कर जाते हैं। और ये मैं बहुत कई उदाहरणों के साथ बता सकता हूँ। चाइना के सामने वो बड़े टैरिफ लगाने की बातें कर रहे थे, शी जिनपिंग ने आग दिखाई और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने वो टैरिफ रोक दिए। इसी तरह ईयू के ऊपर वो बहुत धमकी दिखाना चाह रहे थे, ईयू ने आग दिखाई, वहां पर वो सरेंडर कर गए। जो उनसे डरता है उसको वो और डराने की कोशिश करते हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है उसको और डिपेंड बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति रही है। वेनेजुएला का एक उदाहरण आप अलग मान सकते हैं कि वहां पर उन्होंने धमकी भी दी और वहां के राष्ट्रपति को उठा भी लाए, और उसके बाद जो वहां के जो नए जो उस समय उपराष्ट्रपति थी और बाद में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, उनको जब धमकी दी और उन्होंने जब विरोध किया उस धमकी का, तो उसको धमकी का विरोध उन्होंने धमकी से ही दिया। तो ये एक वेनेजुएला का उदाहरण अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर ये देखने को मिलता है कि जो भी नेशंस डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप अपना अच्छा व्यवहार रखते हैं। भारत के मसले में भी अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद से जिस तरह से उन्होंने हमारे दुश्मन पाकिस्तान की तारीफें करना शुरू करी, उनके साथ बिजनेस डील्स करनी शुरू करी और ताबड़तोड़ बिजनेस डील्स शुरू करी, इस तरह करी कि भारत को असहजता लगने लगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास था, और भारत के पास उस समय दो विकल्प थे। अगर भारत उस समय उनकी बातों को वहीं पर जवाब देता तो शायद ये मसला जो आज सुलझ रहा है ये तभी सुलझ गया होता, मेरा ऐसा मानना है।
WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पूरी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जुटे हुए हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जुटे हुए, भारत वहां पर नहीं है। और है भी तो भारत के वित्त मंत्री के रूप में या कुछ मिनिस्टर के रूप में है, भारत का प्रधानमंत्री वहां पर नहीं है। अब इसको आप अच्छा भी मान सकते हैं, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि भारत ने एक तरह से अपने आप को विश्व की इतनी बड़ी फोरम से अलग कर लिया। अब निर्मला सीतारमण जी वहां पर हैं, हमारे और मंत्री वहां पर है, वो क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन भी कुछ खास नहीं आ पा रही है। लेकिन वहां पर जो लोग हैं, EU के जो नेशंस हैं, छोटे छोटे देश हैं, डेनमार्क हो गया, बेल्जियम हो गया, उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब वक्तव्य दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और खुल करके विरोध कर रहे हैं, इतिहास की बातें बता रहे हैं, वो यहां तक बोल रहे हैं कि जो इतिहास की ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी हमने यूरोप ने अमेरिका की बादशाह स्वीकार कर ली थी। कार्नी का बयान है और कार्नी कनाडा के राष्ट्रपति ने खुल कर ये बात कही है। तो इससे समझ रहे हैं कि चीजें बदल रही, और जब चीजें बदल रही है तो डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर एक बैकफुट में आ जाते हैं। भारत के साथ भी उनके टर्म्स पे बिजनेस डील्स नहीं करने वाला, अब ये समझ गए हैं। हालांकि भारत विरोध नहीं करता है, भारत खुल करके जवाब नहीं देता है, लेकिन डील तो नहीं करने वाला जैसा वो चाहते थे। तो जब वो 3-4 महीने 5 महीने में उनको ये बात समझ में आ गई तो उनके सुर बदलने लग गए। तो अब ये मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि इसको सही मानेंगे गलत मानेंगे, भारत को विरोध करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो चीजें आज हो रही हैं ये पहले भी हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर भारत खुल करके विरोध कर देता, जवाब दे देते प्रधानमंत्री से सख्त लहजे में संदेश अगर चला जाता तो शायद अमेरिका जो बातें आज कर रहा है वो माय डियर फ्रेंड मोदी तभी हो गए होते। 5 महीनों तक ये बार बार उस तरह की बातें कही गई होती। तो एनीवेज मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आज की सिचुएशन ये है कि आपको अमेरिका के साथ डील करना है तो आपको उसकी हेजेमोनी को बर्दाश्त नहीं करना है। वो जी कुछ भी करे, वो आपके ऊपर कितने भी दबाव डाले। ईरान का उदाहरण सामने है, ईरान के ऊपर हमला तक करने की बातें कर दी गई। ईरान के ऊपर USS अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से मूव कराकर मिडिल ईस्ट की तरफ ले जाया गया, उसके बाद भी ईरान बैकअप नहीं किया। ईरान को खुला हमले की धमकी दी, ईरान ने नहीं किया। तो आज तो ईरान सर्वाइव कर रहा है, ईरान के ऊपर हमला भी नहीं हो रहा, आगे कब होगा। और यहां तक सुनने में आ रहा है कि ईरान अमेरिका और नेतान्याहू के बीच में ही अब कुछ गफलतें शुरू हो चुकी है ईरान के मसले को लेकर के। तो ये चीजें हैं और ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स आज की बड़ी कठिन है और कठिन होने के साथ साथ बहुत चैलेंजिंग भी है। ये टेस्ट कर रही है और भारत इस टेस्ट में कैसे पास होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, पहली सीढ़ी तो भारत पास कर चुका है क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को स्लो डाउन नहीं होने दिया, हमने अपने यहाँ कुछ इतना बड़ा बवाल नहीं होने दिया। सिर्फ चर्चाएं होती रही और चर्चाएं होती ही रहेंगी, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक सुखद पहलू ये है कि अमेरिका जिस तरह से हमको डराना चाह रहा था, आर्थिक रूप से हमारे खिलाफ चीजें करना चाह रहा था, वैसा हमने स्वीकार नहीं किया और आज रिजल्ट सबके सामने। और इसके अलावा भारतीय विश्व पटल पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो बाकी के देशों बाकी की कंट्रीज से हमारे संबंध उभर कर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच में डाल दे रहा है ट्रंप को। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। अश्विनी जी का मैं रुख कर लेता हूं। अश्विनी जी, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ऐसी धमकियां देते हैं, कभी टैरिफ की गन दिखाते हैं, कभी सॉफ्ट पड़ जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगते हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप सॉफ्ट पड़े हैं, बड़े नरम हो गए हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या भारतीय यूरोपियन यूनियन की जो FTA है इसने पूरा खेला बदल दिया है, इसने मजबूर कर दिया है ट्रंप को सॉफ्ट होने के लिए? देखिए, ट्रंप जो है वो जैसे बाकी हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं और वैसा ही है कि वो ना तो पॉलिटिशियन है ना टेक्नोक्राट है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है। लेकिन बिजनेसमैन भी एक अच्छे बिजनेसमैन इस प्रकार से अपनी स्टेटमेंट सुबह शाम नहीं बदलते। लेकिन उनको लगता था कि भाई पूरा जो विश्व है वो मेरे जो अनुसार चलेगा, लेकिन ऐसा उनको होता हुआ दिखा नहीं है। तो अंत में उनको ये लगता है कि भाई जिस जिस देश के साथ मैं अपना धमका के काम चला सकता हूँ वो धमकाने की स्थिति में है। लेकिन जहां उनको लगा कि भारत के साथ नहीं हो रहा, और यूरोपियन यूनियन का भी मुद्दा है, मैं कह रहा हूं कि ये एक पूरी कड़ी है। आप SCO समिट को देखें, आप ब्रिक्स में होने वाली डेवलपमेंट को देखें, और ये अभी यूरोपियन जो कंट्री के जो देश है, चाहे फ्रांस है, कनाडा है, जिस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि भाई मैं सब तरफ से गिरता जा रहा हूं तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती है, इसलिए मुश्किल ज्यादा हो। और ये तो उनकी एक्सटर्नल मुश्किल है, उनके अपने यहाँ पर भी मुश्किल है, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, रिटर्न पोल, उसके अंदर उनके लिए मुश्किल और होने वाली है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो उनको नकार चुकी है, यानी उनके जो एक्शन है उसके कारण से। तो इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि विश्व में मैं जो कर दिखाऊंगा, मैंने जो किया है वो इतिहास हो जाएगा। लेकिन वो इस जल्दबाजी में बहुत कुछ करने के उसमें है, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो इसलिए, और दूसरा सबसे बड़ी ब्रिक्स के माध्यम से जो सामने आ रहा है कि जो डिजिटल करेंसी की बात चल रही है अब ब्रिक्स के देशों में व्यापार के लिए, तो डॉलर उनके लिए जो है एक समस्या है। तो डॉलर का वर्चस्व होने से ही यूएस का जो वर्चस्व पूरे विश्व में है, तो वो भी खतरे में है। तो इसलिए उनको सब तरफ से चीजें जो है उनके पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। हालांकि वो रिएक्ट नहीं करते उस तरह से, लेकिन उनको वो अंदर सब पता है कि भाई हमारी पोजीशन, डेट उनका जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इंटरनल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और जो वो चाहते थे अमेरिका फर्स्ट, यूएस फर्स्ट, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। यानी वहां जिस तरह से वो डेवलपमेंट करना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ जिस आधार पर जो है धमका कर करना चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा। तो इसलिए वो उनके जो सुर बदले हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जब तक ये समझौता ना हो जाए, ट्रेड डील ना हो जाए, तब तक ट्रंप की किसी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं सुबह और शाम में बदलने वाले। तो इसलिए जब तक ट्रेड डील साइन नहीं हो जाती, तब तक वो अच्छा कहें बुरा कहें, वो जो भी कहते रहे, भारत को उससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट होता नहीं और ना फर्क पड़ता। बिल्कुल, जब तक पेपर वर्क के साथ स्टैम्प ना लग जाए तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता है ट्रंप के बयानों को लेकर, क्योंकि कभी भी पलट जाते हैं ट्रंप और ऐसे अनर्गल बयान देते हैं कि उन पर भरोसा कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आऊंगा वापस से। निपुण जी का मैं रुख कर लेता हूं। निपुण जी, मैं एल्यूमिनियम और स्टील डील को लेकर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी अमेरिका ने, मैं उसका जिक्र करूंगा। उसके बाद हमने भी एक्शन लिया, हमने भी आंखें दिखाई। सेब पर, बादाम पर, अखरोट पर भी हमने ड्यूटी लगाई थी जवाबी में। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, जैसे चिली था, न्यूजीलैंड था। क्या ये चिंता का विषय बना, इसलिए अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा? देखिए, मैं ये मानता हूं, देखिए हमारा जो भी पूरा फोकस है भारत का, जैसे मैंने कहा कि हम सॉफ्ट पावर को लेके चल रहे हैं। वर्ल्ड में अगर हम नेचर देखते हैं तो 3 तरह की नेचर होती है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट स्टेट। भारत, बल्कि हम देखें तो भारत हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर दोनों को मिला के स्मार्ट पावर जैसा व्यवहार कर रहा है। अब आप कहेंगे स्मार्ट पावर क्या होती है? अगर हम पीएम मोदी की या भारत की समय की जो पॉलिसीज हैं वो स्मार्ट पावर जैसी है। कई जगह हम हार्ड पावर का यूज करते हैं, कई जगह हम सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो समय कंडीशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो ऐसी है कि मैं कुछ भी कर दूंगा। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत अग्रेसिव है। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि एक सोलविन कंट्री के प्रेसिडेंट को उनकी वाइफ के साथ उठाकर लेकर आ जाना, ये कोई मजाक की बात तो नहीं है। और कोई ऐसे ही कनाडा के बारे में नहीं बोल रहा होगा, कोई ऐसे ही मैक्सिको के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में। एक समय को लगने ही लगा भाई ईयू को अगर अपनी फोर्स वहां पर भेजनी पड़ गई ग्रीनलैंड पर, चाहे वो 32 आपके सोल्जर भेजे उन्होंने, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया सीरियस लेने लगी थी। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई 2 दिन से बंकर में चले गए हैं। ये शायद अनुपम भाई को जानकारी थोड़ा मिस हो गई होगी, हालांकि वो बहुत अच्छे से जानते भी हैं। 2 दिन से वो बंकर में, सेकंड टाइम वो बंकर में गए। जून में गए थे किस दिन के लिए, या अब वो 2 दिन से बंकर में है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को लोग सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, मानते हैं, वो हमको बोल देते हैं, लेकिन देखिए इस समय अमेरिका की जो पॉलिसीज है, इसको कहा जाता है जो रिस्क लेने वाली कंडीशंस होती है, उसमें आपको बहुत तेजी से डिसीजन लेने होते हैं। बहुत तेजी से आप डिसीजन लेंगे, बैक भी लेंगे, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ये एक रिस्क लेने वाले कंट्री में इस प्रकार की कंडीशन देखी जाती है। अब होता क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सिंपल सा नेचर है कि यहाँ पर सब अपने अपने बेनिफिट को देखते हैं। अभी जो स्थिति वर्ल्ड की है वो है क्योस की कंडीशन, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या ले रहा है, अपने आप को फ्रेम कर रहा है, अपने आप को दोबारा से क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि पुराना जितना भी सिस्टम है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आप देखिए कि जो गाजा पीस बोर्ड है वो लेकर आ गए, जिसमें रशिया के पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि मैं 1 बिलियन देने को तैयार हूँ जो आपने रिजर्व कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप कल क्या बोल रहे हैं कि रशिया ने हाँ बोल दिया। पुतिन साहब का स्टेटमेंट आया कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं साथ में हूँ, मैंने ये कहा है कि आपने जो हमारे फंड को आपने फ्रीज किया है उसमें से आप 1 बिलियन ले लीजिए, हम देने को तैयार हैं। तो मतलब आप सोचिए कि अमेरिका के जो स्टेटमेंट हैं, वो अमेरिका के स्टेटमेंट या डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत ही अग्रेसिव वाले हैं, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाले हैं। अब रही बात कि हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, ऐसा हमने टैरिफ नहीं लगाया है।
देखिए हो क्या रहा है, भारत अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है। भारत किसी तरह नहीं चाह रहा है कि हम अमेरिका को भड़काए। रीजन तो जाके विवाद में पड़े, हमें पता है कि रिप्लाई करने के लिए फ्रांस है, जर्मनी है, वो जाके लड़ रहे, वेस्ट के सारा आपस में लड़के मर जाए, हमें क्या मतलब है। अमेरिका लड़ रहा है किससे, फ्रांस से लड़ रहा है, मैको साहब जवाब दे रहे हैं, व्हाट्सएप चैट लीक कर रहे हैं। जब ये आपस में लड़ रहे हैं, हमें क्या कुछ की जरूरत है। हमें टोटली फोकस ऑन 2047, हमारा पूरा फोकस 2047 पर है। हम उसको लेके काम कर रहे हैं। हमने यूएस से बात की, बात करके रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई इतना बड़ा है कि अमेरिका को अपना भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि भारत का मार्केट चला जाए। तो आपकी लाठी में दम दिखना चाहिए, ना कि कहने से। आप चीन करके दिखाता है तो चीन में दम है, चाहे लाठी दिखाने का भी। हमें अपनी कंडीशंस को भी देखना चाहिए। हमारा भी 4 ट्रिलियन के आसपास हम लोग हैं, हमारे ड्रीम बड़े हैं, हम मान रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है। ये बात दुनिया भी मान रही है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि ईयू ने आपको क्या बोला कि ईयू ये कह रहा है कि भारत के बिना हमारा चलने वाला नहीं है। उन्होंने स्पेशली वर्ड इंस्टेबल यूज किया है भारत के लिए। ये इस प्रकार का टर्म कोई भी कंट्री किसी के लिए यूज नहीं करता है। तो मेन डेट की भारत में पोटेंशियल है। अमेरिका बस ये चाह रहा था कि इस पोटेंशियल को मैं प्रेशर में लेके अपने इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा यूज कर लूं। हम उस प्रेशर में नहीं आए। और होता ये भी है कि दोस्ती करने से पहले कोई भी कंट्री, जो पावरफुल कंट्री होते हैं, चाहे वो चाइना की बात करो, चाहे आप अमेरिका की बात करो, ये टेस्टिंग करते हैं कि कितना लेवल है, कितना आपका झेल सकते हैं। हमने दिखा दिया कि हमारा लेवल बहुत अच्छा है, हम झुकेंगे नहीं। और आप देखिए जापान जैसा देश कहने लगा है कि हमने जल्दीबाजी कर दी है भारत का अमेरिका के साथ डील करने में। जब भारत ने दिखा दिया उसको आईना, हम भी थोड़ा वेट कर लिए होते तो हमको अच्छा खासा हम डील कर लिए होते। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा है उसको अमेरिका की पॉलिसी से। आप सोचिए कि सारे जितने नाटो कंट्री थे, सबने 2% तक नहीं बल्कि 5% अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। अमेरिका में हैवी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो जापान कर रहा हो, यूरोप के कई देशों ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहां पर आपका अमेरिका के अंदर। स्थिति यह है कि नाटो टूटने की कगार पर भी जाने वाला था अमेरिका की पॉलिसी, लेकिन उसके बाद भी तब भी लोगों ने क्या किया, डिफेंस बजट बढ़ाया। तो आप ऐसे नहीं, मतलब कई पैरामीटर्स पे हम उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि कई सारे पैरामीटर में। और देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस समय, जो हमारे जयशंकर जी ने कहा भी था, हमारे विदेश मंत्री ने, कि दुनिया पहले से बहुत जटिल थी लेकिन हाल के दिनों में जटिलता बढ़ी है और यहाँ पर सब एक शिफ्टिंग होने का दौर चल रहा है। अब देखिए कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान के साथ सऊदी डिफेंस डील करेगा, बताइए। मतलब पाकिस्तान जैसे टेरर देश के साथ में सऊदी जैसा देश, जो हमारे पीएम को बुलाकर गेस्टर सिविल उन्होंने दे रहा है, जिसके साथ हमारे हर तरह के रिलेशन आपके हैं। सऊदी यूएई में लड़ाई हो गई है, सऊदी यूएई आपस में लड़ गए, फिर यूएई हमारे साथ में डील कर रहा है। परसों हमारी यूएई के साथ डील हुई है। तो चीजें बदल रही है, परिवर्तित हो रही हैं। हर देश अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस को, अपनी पोजीशन को निपुण जी, ये जो रिलेशंस बदल रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ व्यापार है या फिर राजनीतिक कूटनीति? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, देखिए व्यापार इस समय सेंटर पॉइंट आ गया है। जब अमेरिका ने कहा कि दुनिया पैसे से चलती है, अमेरिका का पूरा फोकस कि पैसे चलाना है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भूल जा रहे हैं कि कई कंट्रीज ऐसे छोटे छोटे देश में आप देखेंगे जो सोवरेंटी के लिए मर मिटे हैं। हम तो उनमें से ही है ना भाई। महाराणा प्रताप अपनी सोवरेंटी के लिए तो मर रहे थे। आप देखिए हम लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी सोवरेंटी के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फेंका ये पैसे का जाल कि पैसे से दुनिया चलती है। वो तो हम जैसे देश करेंगे नहीं, स्वाभिमान बड़ा होता है। हम सोवरेंटी की बात, तो पैसा एक मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है आपका स्वाभिमान, आपकी सोवरेंटी। हमने वो मैसेज दुनिया को दिया है और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। ठीक है, डोगरा जी का मैं रुख कर लेता हूं। डोगरा जी, जैसे कि निपुण जी कह रहे थे कि हमारा पूरा फोकस जो है वो 2047 विकसित भारत तक है। अब चूंकि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, एक कोड में पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। अमेरिका के बड़े दिग्गज हैं और जो बड़ी कंपनी है उसके मालिक हैं, को फाउंडर, उनका नाम है डेविड, और वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। मतलब वो ये उम्मीद जताते हैं भारत से कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी हम भले चौथे नंबर पर हैं। तो 2047 को लेकर, जो विकसित भारत को लेकर सरकार स्लोगन देती है, इस तैयारी को कैसे देखते हैं आप इन सब बयानबाजी के बाद? डोगरा जी, पवन जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए प्लीज। हाँ ऋषभ जी, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, भारत का
बिजनेस की स्ट्रैटेजी और भारत के जो लोग हैं वो अपने आप में इतने पोटेंशियल है कि वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाइए आपको इंडियंस बिजनेस करते हुए मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इंडिया सबसे पोटेंशियल कंट्री है। लेकिन और अगर उसको भारत एक बड़ा प्रभावित वैश्विक करने खुला की- बाजार है तो इसके पीछे भारतीय सरकार की रणनीति भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना डोगरा जी। देखिए, भारतीय सरकार की रणनीति से ज्यादा भारतीय के जो बिजनेसमैन है, आप उनका बिजनेस करने की जो स्ट्रेटजी है, उनकी बिजनेस करने की जो पॉलिसी है, वो इतनी प्रबल है कि उसने वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर अपना सिक्का जमा कर रखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये भली बात ही जानते हैं कि इंडियन बिजनेसमैन और इंडिया बिजनेस जो देता है वो अफलातून देता है, और उसी की वजह से वो हम लोगों को पकड़ के रखना चाहते हैं। कभी आप देखिए कि जिस तरीके की बातें वो करते हैं, टैरिफ की बात दिखाते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की अर्थव्यवस्था उनको समझ में आती है कि इंडिया को अगर थोड़ा सा भी ढील दी जाए या उनको दूर किया जाए तो एक बड़ा आर्थिक फटका ये यूएस को लग सकता है। इसके वजह खास तौर पर वो इंडियंस को पकड़ के रखना चाहते हैं और इसके लिए इस तरीके की बातें भी वो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे श्रेय मैं भारत के सारे बिजनेसमैन को दूंगा। ऑफ कोर्स पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट इसका इंपॉर्टेंस रहता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है जिनको क्रैप करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ट्राई कर रहे हैं वो इंडियन बिजनेसमैन है और इंडिया का बिजनेस है, और इसका श्रेय मैं इंडियन बिजनेसमैन को देना चाहता हूं। जो बिजनेस करते हैं इंडिया में उनको मैं श्रेय देना चाहता हूं। कंट्री की पॉलिसी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब तक बिजनेस स्ट्रांग नहीं होगा पॉलिसी सिर्फ बना के मतलब नहीं आएगा। तो डेफिनेटली हमारे इंडियन लेकिन बिजनेसमैन दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पवन जी, लेकिन जो सरकार जी। ने तय किया है भारत विकसित भारत 2047 तक, और अभी चौथे पायदान पर हैं, अव्वल नंबर पे पहुंचने के लिए भी सरकार जो प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये स्लोगन जो दिया है अच्छा, वो तो सरकार ने दिया है। अगर हर भारतीय उनके साथ है, मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड में अगर इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग अगर होना चाहता है तो हर भारतीय उनके साथ है। ये बात किसी नरेंद्र मोदी जी के अकेले की नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की है। तो इंडिया का हर व्यक्ति, यानी मैं आपको बताता हूं, बच्चा बच्चा इंडिया का भारत सरकार को सपोर्ट करता है इस चीज को लेकर कि वर्ल्ड में हम लोग इंडियंस टॉप पे रहना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? वो किसी भी क्षेत्र से रहो, किसी भी पार्टी से रहो, डेफिनेटली इंडिया के हर व्यक्ति ने इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड में अगर टॉप कर सकते हैं तो हमने करना चाहिए। और हर लेकिन इंडियन ने नीचे से सपोर्ट हम करना ही चाहिए। चौथे पायदान पर पहुंचे हैं तो इसके पीछे भारतीय सरकार की रणनीति भी तो है ना। देखिए, ऑफ कोर्स ऋषभ जी, भारतीय आप सरकार पूरा श्रेय की व्यापार पॉलिसी को और व्यापारियों को तो नहीं दे सकते, इसके पीछे सरकार को भी श्रेय देना होगा, क्योंकि पॉलिसीज जो डिसाइड होती है वो सरकार की तरफ से होती है। इस ठीक चीज है, को भी मान रहा हूं। आप जो ठीक है, बोल रहे आखिरी हैं मैं उस कमेंट चीज में को भली बात खेमचंद जी से लूंगा मैं। ठीक है पवन जी, मैं आखिरी उस चीज को भली बात ही मान रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के अलावा हर भारतीय का उसमें कंट्रीब्यूशन है। इंडियन का गवर्नमेंट का तो है ही है, उसमें तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आपको, लेकिन उसके अलावा हर इंडियन का कंट्रीब्यूशन है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहा है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड लेवल की बेस्ट चीजों को इंपोर्ट कर रहा हूं। जो अगर इंडियंस के जो बिजनेसमैन है उनकी ताकत ही तो है ये। और डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं कि इसका श्रेय हम भारत सरकार को देना चाहते तो क्यों नहीं देना चाहिए, आप दीजिए बिल्कुल। इंडियन है तो हमको तो प्राउड फील होगा ना। अगर वर्ल्ड में अगर हम चौथे पायदान पे चले गए और अगर बहुत जल्द हम पूरे वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं तो हमने बनना चाहिए। और शायद इसी मैं तो उस दिन लीडरशिप का की आतुरता तारीफ से भी प्रतीक्षा डोनाल्ड करूंगा। ट्रंप कर रहे हैं। शायद यही मजबूरी है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर देनी पड़ रही है वैश्विक पटल पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद जी माफ कीजिएगा, मैं आपको समय नहीं दे पाया। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे ट्रंप और मोदी की कूटनीति की, जिसकी वजह से क्या जो टैरिफ को लेकर डील होने वाली है उसकी रणनीति अब डिसाइड होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो कर दी है, लेकिन इस तारीफ के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्या भारत की तरफ से अमेरिका के किसानों के लिए या अमेरिका के व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया जाएगा? इस तारीफ का क्या असर होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।